हेलो स्टूडेंट्स। आइए आरोह गद्य कंठ के पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी जी हैं, उसको पढ़ने के बाद और समझने के बाद अब उसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। धनराम एक लोहार का बेटा था। वह लोहे का काम सीख रहा था अपने पिता गंगाराम से। दूसरी ओर वह पढ़ने भी जाता था। वहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह उसे पढ़ा रहे थे। धनराम जो था वह पढ़ने में कमज़ोर था, विशेषकर गणित में। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह जी उससे तेहरे का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं, और वह तेहरे का पहाड़ा जब नहीं सुना पाता है तो वह उसे डंडे से पिटाई लगाते हैं। दूसरी ओर गंगाराम, उसके पिता, उसे सारे काम सिखा रहे थे, सान लगाना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना आदि। उन सारे कामों को भी वह अच्छे से करने का प्रयास तो करता था, लेकिन जैसे ही गलती होती थी वहीं उसे मार पड़ जाती थी। तो दोनों ही तरफ उसके लिए संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। छोटा सा बच्चा, एक और पिता काम सिखा रहे हैं, तो पिता के काम सिखाने पर थोड़ी सी गलती हो जाने पर वह उसे डंडी, हत्था या कोई भी चीज़ जो हाथ में आ जाती थी उससे मार लगा देते थे। दूसरी ओर मास्टर साहब पढ़ाई में गलती हो जाने पर डंडी से मार लगा देते थे। तो बेचारा बच्चा दोनों में से किसी भी चीज़ पर मन एकाग्र नहीं कर पा रहा था। वह अपना मन उसमें लगा नहीं पा रहा था कि किस तरह वह अपना मन किसी भी तरह से कामों में लगाए। दूसरी ओर गंगाराम जी पढ़ाने में भी उसे समर्थ नहीं थे, इसलिए तीसरी कक्षा पास करने के बाद ही उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई और वह अपने पिता के साथ ऑफर पर कार्य करने लगा, कार्य सीखने लगा। उसी कार्य में उसने अपना ध्यान लगाना शुरू कर लिया और उसमें ही उसने कुशलता हासिल कर ली। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? धनराम निम्न जाति का था और मोहन उच्च जाति का। कई बार ऐसे अवसर आए जब मास्टर त्रिलोक सिंह जी के कहने पर मोहन ने उसे सही से पढ़ाई ना करने के लिए या काम पूरा ना करने के लिए दंड दिया हो। ऐसा कुछ होने के बाद भी जो धनराम था वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था। प्रतिद्वंदी अर्थात स्पर्धा करने वाला नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि उसने मन से इस बात को समझ भी लिया था और स्वीकार भी कर लिया था कि मोहन ऊंची जाति का है और वह नीची जाति का। समाज में इन दोनों जातियों के बीच कितना भेदभाव है, इससे भी वह परिचित था। मोहन एक ब्राह्मण परिवार का बच्चा था, धनराम एक लोहार परिवार का बच्चा था। तो इन दोनों परिवारों में कितना बड़ा अंतर है, समाज में दोनों के स्थान में कितना बड़ा अंतर है, उन सारी बातों को उसने मन से स्वीकार कर लिया था और मन से स्वीकार करने के कारण ही वह मोहन को अपना सहपाठी और मित्र मानता था, ना कि प्रतिद्वंदी। वह उससे स्पर्धा का भाव बिल्कुल भी नहीं रखता था। जब मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन की प्रशंसा करते थे कि मोहन एक दिन उनका और उस गांव का नाम रोशन करेगा, तो धनराम के मन में कोई भी बुरे विचार नहीं आते थे, बल्कि वह प्रसन्न होता था कि उसका मित्र मोहन कुछ अच्छा कर सकने की काबिलियत रखता है, वह इतना होशियार है कि भविष्य में वह कुछ अच्छा कर सकता है। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है?
मोहन और धनराम दोनों ही मित्र थे। जब मोहन शहर से वापस गांव आ जाता है तब भी वह अपने मित्र धनराम को नहीं भूला और उसके ऑफर पर आकर बैठ जाता है, जबकि ऊंची जाति के लोग वहां आकर बैठना पसंद नहीं करते थे, बल्कि आना भी उन्हें बहुत अधिक आवश्यकता पर होता था, वरना वह आना भी पसंद नहीं करते थे। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के गांव में या ऐसी सोच रखने वाले पिता का पुत्र होने के बाद भी मोहन धनराम के ऑफर पर आता है और साइड में एक कनस्तर पर बैठ जाता है। वहाँ वह धनराम को एक लोहे की छड़ को सही गोलाकार रूप में आकार देते हुए देखता रहता है कि धनराम किस तरह लोहे की छड़ को गर्म करके उसे गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। बहुत देर तक देखते रहने के बाद मोहन उठता है और धनराम के हाथ से वह छड़ लेकर उस छड़ को पकड़कर, मजबूती से पकड़कर और हथौड़े से कुछ गिनी चुनी चोटें देकर उसे सही गोलाकार रूप में दे देता है और बड़े ध्यान से उसकी गोलाई को देखता है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। जिस समय मोहन यह कार्य कर रहा होता है उस समय उसको देखकर धनराम को बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य पहले तो इस बात पर होता है कि मोहन ऊंची जाति का ब्राह्मण परिवार का पुत्र होने के बाद भी उसके टोले पर आता है, जबकि शिल्पकार टोले पर कोई आना पसंद नहीं करता। वह वहां आता है और कनस्तर पर बैठ भी जाता है और बैठने तक ही बात समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि वह उसके हाथ से लोहे की छड़ लेकर उसको गर्म करके उसको सही गोलाकार रूप भी देता है, जो कि एक निम्न वर्ग के लोगों का कार्य था। धनराम बहुत आश्चर्यचकित होता है कि एक ऊंची जाति के लड़के ने ऐसा कार्य इतनी कुशलता से कैसे कर लिया। अगला प्रश्न आता है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन छोटा बच्चा था। पढ़ाई के लिए उसके पिता ने बिरादरी के एक युवक रमेश के साथ उसे शहर भेज दिया। वह शहर उसे यह वादा करके लेकर आया था कि वह अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराएगा, उसकी पढ़ाई अच्छे से होगी। ऐसा वादा करके रमेश वंशीधर जी से कहकर मोहन को लखनऊ लेकर आया, लेकिन लखनऊ लाने के बाद रमेश ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रमेश दफ्तर में एक बड़े बाबू के पद पर था और मोहन उसके लिए सिर्फ एक नौकर जैसी हैसियत रखता था। वह उसे एक नौकर की भांति ही मानता था, उसके जैसा ही व्यवहार करता था। वह उसे परिवार का सदस्य नहीं मानता था। लखनऊ आने के बाद रमेश ने उसका दाखिला भी नहीं कराया और जब भी दाखिले का जिक्र मोहन करता था तो वह किसी न किसी बात पर बहाना बना देता था। घर की महिलाओं के लिए को वह भाभी और चाची कहकर पुकारता था। उन दोनों के साथ घर के कार्य में मदद भी करता था और उन दोनों के कार्य में मदद करने के साथ साथ ही वह पास पड़ोस की अन्य महिलाओं जिन्हें वह भाभी और चाची कहता था, उन सब की भी मदद करने लगा। उससे बड़े प्यार से कहती, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, मोहन जरा बाजार से सब्जी तो ले आ। इस तरह के कार्यों में उसका समय बीतने लगा। बहुत समय बाद उसका दाखिला कराया गया। दाखिला कराने के बाद भी घर के कामों में उलझा रहने के बाद वह मेधावी छात्र, होशियार बच्चा स्कूल में अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बना सका। बहुत अच्छे से वह पढ़ाई नहीं कर पाया। उसकी
जो योग्यता थी वह पीछे रह गई। काफ़ी समय बाद उसका जो दाखिला था वह एक तकनीकी स्कूल में करा दिया जाता है और उसे वहाँ पर व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। कुछ समय सीखने के बाद वह फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा नौकरी के लिए और उसकी जो योग्यता थी वो छिपकर रह गई। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो बच्चा भविष्य में बहुत कुछ करने की योग्यता रखता था वह बच्चा कुछ भी नहीं कर पाया। कारण यही था कि उसे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाईं और वह योग्य बच्चा वापस अपने गांव आ गया। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है? मास्टर त्रिलोक सिंह धनराम और मोहन दोनों के ही अध्यापक थे। धनराम पढ़ाई में कमजोर था, विशेषकर गणित में। एक दिन त्रिलोक सिंह जी उससे तेहरे का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं। तेहरे का पहाड़ा धनराम जब सुनाना शुरू करता है तो कहता है, तेहरा ही कम तेहरा, तेहरा दूनी 24। जैसे ही वह ऐसा कहता है तो मास्टर त्रिलोक सिंह जी उसके सटाक एक संटी लगा देते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी धनराम छुट्टी तक भी तेहरे का पहाड़ा याद नहीं कर पाता। इसके लिए उसे दंड मिलता है, उसकी पिटाई होती है। साथ ही साथ मास्टर त्रिलोक सिंह जी उसे एक वाक्य कहते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। ऐसा जो वाक्य था वह उसके मन को आहत कर जाता है। यह उसके लिए एक चाबुक की चोट के समान था। चाबुक की चोट शरीर पर घाव करती है और कुछ समय बाद वह घाव सही हो जाता है, लेकिन यह उसके मन पर चोट थी, मन का घाव था जो उसे आहत करता है। इसलिए मन पर घाव देने वाले वाक्य को कह देने के कारण लेखक ने उसे जुबान का चाबुक कहा है। अब प्रश्नों के साथ हम कुछ अर्थबोध ग्रहण प्रश्न भी करते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो शुरू होता है, धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ उसका डर। यहाँ से लेकर हमारा पैराग्राफ शुरू होता है और समाप्त होता है, न जाने कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहा जाने लगा। प्रश्न आता है, जुबान के चाबुक से क्या आशय है और मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने जुबान की चाबुक क्यों लगाई? जुबान के चाबुक से आशय अर्थात मुंह से ऐसा वाक्य कह देना जो शारीरिक दंड से भी कहीं अधिक गहरी चोट पहुंचाता हो। ऐसा वाक्य जो व्यक्ति के मन को आहत कर देता हो वह जुबान का चाबुक कहलाता है। और ऐसा मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्यों कहा? मास्टर त्रिलोक सिंह एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि शारीरिक चोट से अधिक प्रभाव मानसिक चोट का होता है और उसका प्रभाव यदि मन पर पड़ेगा तो हो सकता है यह बच्चा पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा। अगला प्रश्न है, धनराम तेहरे का पहाड़ा क्यों याद नहीं कर पाया? धनराम तेहरे का पहाड़ा इसलिए याद नहीं कर पाया क्योंकि एक तो वह पढ़ने में कमजोर था, विशेषकर गणित में वह बहुत अधिक कमजोर था। दूसरी ओर उसके पिता उसे घन चलाने, हथौड़ा चलाने, सान लगाने की विद्या दे रहे थे। तो मंद बुद्धि बालक दो कामों में एकाग्रता नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह दोनों कामों को ही सही से नहीं सीख पा रहा था और अपने पिता के द्वारा सिखाए गए कार्य पर अधिक ध्यान देने के कारण, साथ ही मंद बुद्धि होने के कारण
वह उसको पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था और 13 का पहाड़ा याद उसे नहीं हो पा रहा था। अगला प्रश्न है, अध्यापक और लोहार के दंड देने के ढंग में क्या अंतर था? धनराम को मास्टर त्रिलोक सिंह पढ़ाई करा रहे थे, दूसरी ओर उसके पिता गंगाराम उसे ऑफर का काम सिखा रहे थे। गलती होने पर दोनों ही उसे दंड देते थे। अंतर दंड में सिर्फ इतना था कि मास्टर त्रिलोक सिंह जब दंड देते थे तो हथियार का चुनाव अर्थात संटी का या डंडी का चुनाव धनराम से कराते थे, लेकिन दूसरी ओर उसके पिता गंगाराम जब उससे गलती हो जाती थी तो वह हथियार का चुनाव स्वयं करते थे और उनके हाथ में हत्था, लकड़ी, छड़ जो भी कुछ आ जाता था वह उसी से उसको दंड दे दिया करते थे अर्थात मार लगा दिया करते थे। अगला प्रश्न है, धनराम के कम पढ़े लिखे होने के जिम्मेदार उसके पिताजी भी रहे, स्पष्ट कीजिए। धनराम अपने जीवन में पढ़ नहीं पाया, या ये कहिए अधिक नहीं पढ़ पाया, सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया। उसके लिए कहीं ना कहीं उसके पिता भी उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं। एक तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बेटे को बहुत अधिक पढ़ा पाते, दूसरी ओर उनके मन में यह इच्छा थी कि वह अपने बेटे को अपना लोहार का कार्य सिखाएं और उनकी उसी सोच के रहते उन्होंने तीसरी कक्षा के बाद धनराम की पढ़ाई बंद करा दी और उसे लोहार के कार्य में लगा दिया। उसे अपने साथ अपने ऑफर पर वो बैठाने लगे, वहीं उससे काम कराने लगे और धनराम की पढ़ाई बंद हो गई। यहीं पर हमारे प्रश्न तो समाप्त होते हैं।